आर्यन हैरान था और परेशान भी। आर्यन ने उसे देखते हुए कहा, अब ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ और मैं उसका ख्याल रख लूंगा। वो बस उसने प्रिंसी के जाने के गम में थोड़ी सी ड्रिंक कर ली थी, इसीलिए उसकी तबीयत खराब हो गई थी। यह सुनकर रति को बहुत गुस्सा आ रहा था, तो उसने जल्दी से एक चॉकलेट का डब्बा आर्यन की तरफ बढ़ा दिया और बोली, ये मैं उसके लिए लेकर आई थी, उसे खिला देना, मैं जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए अति वहां से निकल गई। उसके जाते ही आर्यन जल्दी से अंदर आया तो देखा विवान आरवी के ऊपर लटका हुआ था और आरवी उसे कैसे भी करके संभाल रही थी। तो आर्यन ने उसे देखा और बोला, इसे सुलाओ, हमें निकलना होगा। ये सुनकर आरवी ने भी जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। तभी एकदम से विवान ने आरवी को पकड़ लिया और एक आर्यन के फोन पर श्रेया का कॉल आने लगा। आर्यन ने जल्दी से कॉल रिसीव किया तो श्रेया जल्दी से बोली, आर्यन भैया जल्दी घर आ जाइए, ओजस्वी की तबीयत खराब हो गई है, प्लीज जल्दी आइए। ये सुनकर आर्यन घबरा गया और जल्दी से कॉल कट करके आरवी को देखते हुए बोला, आरवी प्लीज तुम घर चले जाना, मुझे अभी घर जाना होगा, ओजस्वी की हालत खराब है और भाई घर पर नहीं है। ये सुनकर आरवी ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया और आर्यन निकल गया। आर्यन के जाते ही आरवी ने जल्दी से विवान को बेड पर डाला और उसे देखते हुए बोली, तुम आराम करो, मुझे घर जाना होगा। ऐसा कहते हुए आरवी जाने को हुई, लेकिन उसके पहले ही विवान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया। उसे ये सब करते हुए देखकर आरवी की आंखें फैल गई और उसने विवान के सीने पर हाथ रखा और दूर होते हुए बोली, व्हाट हैपेंड, क्या कर रहे हो तुम? ये सुनकर विवान उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो और भी तुम उस वात्सल्य के लिए तैयार हुई हो ना? तुम बोलो ना आरवी, वो तुम्हें इतना पसंद है? ये सुनकर आरवी कंफ्यूज होकर विवान को देखे जा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि विवान उससे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा था। लेकिन फिर आरवी ने सोचा कि शायद विवान ने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसी वजह से ऐसा हुआ है। इसीलिए उसने नजर फेर ली और बोली, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है विवान, प्लीज रेस्ट करो। ऐसा कहते हुए आरवी उठने को हुई, लेकिन विवान ने उसकी कमर पर अपने हाथों को जमा दिया और उसके चेहरे को देखते हुए कहा, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो आरवी। ये सुनकर आरवी विवान को कंफ्यूज होकर देखे जा रही थी। आरवी कुछ कहती उसके पहले विवान ने पलटकर उसे अपने नीचे कर लिया और उसे देखते हुए कहा, यू आर सो ब्यूटीफुल आरवी। ऐसा कहते हुए विवान आरवी के गाल पर अपने होठों को फेरने लगा। ये देखकर और ये महसूस करके आरवी की आंखें बड़ी हो गई थी। उसने खुद को छुड़ाते हुए कहा, विवान मैं अति नहीं हूं, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ऐसा कहते हुए आरवी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी विवान ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे देखते हुए कहा, आरवी प्लीज वात्सल्य से शादी मत करो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जब वो तुम्हें हाथ लगाता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब वो तुम्हारे करीब आता है इसीलिए बार बार तुम दोनों के बीच आ जाता हूँ। सॉरी बट मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देख सकता हूँ। ये सुनकर आरवी की आंखें छोटी हो गई। वो कुछ कहती उसके पहले ही विवान ने उसके होठों पर उंगली रख दी और उसे देखते हुए कहा, दर्द होता है तुम्हें उसके साथ देखकर, प्लीज आरवी मेरे पास रहो ना। ऐसा कहते हुए वो आरवी को देखे जा रहा था। वहीं आरवी ये सब सुनकर परेशान थी। फिर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और बोली, इसने कुछ ज्यादा ही पी ली है, इसका दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है। क्या कर रही है आरवी, इसका दिमाग खराब है कि तेरा? कहीं तूने नहीं पी रखी है? इसको छोड़। ऐसा कहते हुए आरवी ने विवान को देखा और बोली, हाँ विवान, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। ये सुनकर विवान ने आरवी की कमर पर और पकड़ कस दी और उसे देखते हुए कहा, तुम मेरे पास ही रहोगी ना? ये सुनकर आरवी ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया और बोली, हाँ। ऐसा कहते हुए विवान आरवी के सीने पर ही लुढ़क कर सो गया। ये देखकर आरवी घबरा गई थी। फिर भी उसने कैसे भी करके विवान को पलटकर अपने नीचे किया और खुद को छुड़ाने लगी। लेकिन विवान था कि आरवी को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये सब देखकर आरवी परेशान हो गई थी। उसने धीरे से कैसे भी मशक्कत करके अपने आप को छुड़ा लिया और विवान को अच्छे से सुलाकर उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोली, बच गई पागल कहीं का, पियक्कड़। ऐसा कहते हुए आरवी ने जल्दी से दरवाजा खोला और उसे लॉक करके वहां से निकल गई। वहीं कुछ ही वक्त में आरवी एसएस मेंशन में थी और खनक कब से दरवाजे के पास आकर खड़ी थी। आरवी ने जल्दी से दरवाजा खोला और मुंह बनाते हुए बोली, भाभी मैं बहुत थक गई थी, इसीलिए मैं सो गई थी। तो खनक उसे देखते हुए बोली, दिखाओ।
मेहंदी कैसी है? ये सुनकर आरवी मुस्कुरा दी और जल्दी से अपना हाथ ऊपर किया तो वी उसके हाथ के बीच में बहुत अच्छे से चमक रहा था। आरवी का चेहरा थोड़ा सा डल दिख रहा था तो खनक ने उसके गाल पर हाथ रखा और बोली, कभी कभी हमें समझौते के रिश्ते बनाने पड़ते हैं, लेकिन तुम ये मत सोचो कि तुमने समझौता किया है, क्योंकि ये ईश्वर का वरदान होता है। भोलेनाथ कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देते। वो शिव जी हैं, सब कुछ पता होता है उन्हें। अगर उन्होंने तुम्हारा रिश्ता किसी के साथ जोड़ने का तय किया है तो बहुत सोच समझ कर किया है। जो हम अपने लिए चुनते हैं वो शायद अच्छा होता है, लेकिन जो भगवान हमारे लिए चुनते हैं वो बहुत अच्छा होता है। आरवी, इसीलिए कभी भी भगवान के फैसले पर शक नहीं करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम्हें वात्सल्य जी से प्यार नहीं है, लेकिन अगर भोलेनाथ ने तुम्हें उन्हें दिया है ना, तो देखना तुम्हारा रिश्ता बहुत ही अलग होगा और तुम्हारे रिश्ते में इतना प्यार होगा ना कि दोनों एक दूसरे के बिना जी ही नहीं पाओगे। और तुम्हें पता है, शायद इसीलिए भोलेनाथ ने तुम्हें रजत से मिलाया था कि तुम रिश्तों की अहमियत समझो और प्यार को समझो। अगर रजत से तुम्हारी शादी हो जाती, असली प्यार तो वो होता है ना आरवी, जो बिना किसी शर्त के आपसे प्यार करे। ये सुनकर आरवी ने नजरें झुका ली और बोली, मुझे नहीं पता भाभी आप क्या बोलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मैं अपने पूरे दिल से ही रिश्ता निभाने की कोशिश करूंगी। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं वात्सल्य से प्यार कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। ये सुनकर खनक मुस्कुरा दी और बोली, अब चुपचाप डिनर कर लो। डिनर मैंने मंगा दिया है, कुछ ही वक्त में सर्वेंट गरम गरम बनाकर लाती ही होगी। कुछ खा लो, रेस्ट करोगी, क्योंकि कल तुम्हें दिन भर व्रत रहना है। शादी हो जाएगी उसके बाद ही जाके खाने को मिलेगा। ये सुनकर आरवी भी कुछ नहीं बोली। तभी एक मेड डिनर लेकर वहां पर आ गई। कुछ ही वक्त में खनक अपने रूम में थी और देख रही थी, क्योंकि सामने युवान और अचिंत्य दोनों में से कोई भी उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। दोनों अपने में लगे पड़े थे। खनक भी बेड सही कर रही थी, वहीं अचिंत्य रह रहकर खनक को देखे जा रहा था। वो सोच रहा था कि खनक थोड़ा तो जलन फील करे तो उसे लगे कि इस वक्त उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन खनक तो खनक थी। हाँ, उसे एक बार बुरा लगा था, लेकिन शादी के कामों में वो इतनी उलझ गई थी कि उसने किसी पर ध्यान नहीं था। सबके कपड़े वैसे ही फेंके हुए थे। वैसे भी वहां सारे काम के लिए सर्वेंट्स थे, लेकिन कुछ चीज तो उसे भी देखनी होती थी। उसने युवान के बाकी सारे चीजों को अंदर क्लोसेट में रखा और फिर जल्दी से सोफा सही करने लगी। ये देखकर अचिंत्य को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने युवान को देखा। युवान ने भी मुंह लटकाया हुआ था, क्योंकि शादी के चक्कर में खनक ने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था। ये देखकर युवान ने अचिंत्य को जल्दी से अपने सीने से लगा लिया और युवान बोला, डैड, अब मम्मा बिल्कुल युवान से प्यार नहीं करती है, बिल्कुल प्यार नहीं करती। कभी अपने पास सुलाती भी नहीं है, जब मैं सो जाता हूँ तब आती है रूम में। ऐसा कहते हुए युवान की आंखों में आंसू आ गए थे। ये देखकर अचिंत्य को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने खनक को घूर कर देखा। वहीं खनक अभी भी कुछ सोच रही थी। उसे तो युवान की बातें भी सुनाई नहीं दे रही थी। अचिंत्य गुस्से में बोला, खनक। उसकी आवाज सुनकर खनक ने पलटकर पीछे देखा तो युवान रो रहा था। उसे ऐसे रोते हुए देखकर खनक भागते हुए उसके पास आई और उसे देखते हुए बोली, क्या हो गया बेटा, आप इतना रो क्यों रहे हैं? ये सुनकर अचिंत्य ने युवान को अपने सीने से लगा लिया और बोली, बच्चा है वो, एक बार के लिए मेरे पर ध्यान नहीं दोगी तो चलेगा, लेकिन उसे अपनी माँ की अटेंशन की जरूरत है। मानता हूँ कि शादी के कामों में तुम फंस चुकी हो, लेकिन युवान तुम्हारा बेटा है, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। ये सुनकर खनक युवान की तरफ देखते हुए बोली, बेटा सॉरी, मम्मा बुआ की शादी के कामों में लग गई थी ना, सॉरी, एक बार आ जाओ मम्मा के पास। ये सुनकर युवान ना में सिर हिला रहा था तो खनक जल्दी से युवान को अचिंत्य से लेते हुए बोली, सॉरी ना बेटा, अब मम्मा ध्यान देगी युवान के ऊपर। ऐसा कहते हुए खनक ने युवान को अपने सीने से लगा रखा था और उसे यहाँ से वहां तक टहलकर सुलाने की कोशिश कर रही थी। बहुत वक्त बाद युवान को खनक इस तरह से मिली थी तो उसने कसकर खनक को पकड़ कर रखा था और उसके कंधे को भी अच्छे से पकड़ लिया था और उसके कंधे पर सर रखकर सो रहा था। ये देखकर खनक को भी अच्छा लग रहा था। आखिर उसने भी तो बहुत वक्त बाद अपने बेटे को अपने सीने से लगाया हुआ था। वहीं अचिंत्य दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। वो अपनी फैमिली को देखे जा रहा था, लेकिन जाने क्यों खनक को देखकर उसके मन में एक डर पैदा हो जा रहा था। युवान सो गया तो खनक उसे लेकर बेड पर आई। उसे बेड पर सुलाकर उसके माथे पर किस कर लिया और अचिंत्य को देखते हुए बोली, थैंक यू, मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाता तो मैं नहीं जी पाती। उससे इतनी तकलीफ थी और मैं देख क्यों नहीं पा रही थी। खनक ने कहा,
ये सुनकर अचिंत्य ने खनक को अपने सीने से लगाया और बोला, क्योंकि इस वक्त तुम सिर्फ और सिर्फ आरवी के ऊपर ध्यान दे रही हो। लेकिन खनक, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर ऐसे चलता रहा ना तो युवान के ऊपर इसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अभी वो बहुत छोटा है और उसे तुम्हारी और मेरी दोनों की बहुत ज्यादा जरूरत है, अचिंत्य ने कहा। ये सुनकर खनक ने नजरें उठाकर अचिंत्य की तरफ देखा और उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोली, आप प्लीज हमेशा मेरे साथ रहना। आप होंगे तो मैं कितनी भी बड़ी मुश्किल होगी तो उन सबको पार कर लूंगी। ये सुनकर अचिंत्य मुस्कुरा दिया और खनक को अपने सीने से लगाते हुए बोला, और तुम मेरे पास रहोगी तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो उसका मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अचिंत्य ने कहा। उसकी बात सुनकर खनक के भी होठों पर स्माइल आ गई। दोनों ही एक दूसरे को सीने से लगाए हुए अपने प्यारे से लाडले को देख रहे थे। यहाँ तो ये हाल था और वहीं आरवी भले ही अपने रूम में थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। उसे नहीं पता था कि आज की रात उसके लिए कितनी भारी पड़ने वाली थी। आगे जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्टलेस लवर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आरवी एक ऐसे शख्स से शादी करने जा रही थी जिसे वो ठीक तरह से जानती भी नहीं थी। तो प्यार तो बहुत दूर की बात थी, वो वात्सल्य को जरा भी पसंद नहीं करती थी। हाँ, वो एक अच्छा लड़का था, लेकिन फिर भी आरवी को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसकी जिंदगी एक दिन बाद बिल्कुल बदलने वाली थी। उसका दिल बेचैन था और मन घबरा रहा था। वो बार बार उठकर बैठ जा रही थी। उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। वो इतनी ज्यादा बेचैन थी कि इस वक्त वो अपनी बेचैनी किसी को बता भी नहीं सकती थी। इसीलिए उसने पिलो में अपना सर छुपा लिया और बोली, काश रजत, तुमने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो आज भी मैं तुम्हारी होती। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था। अब्रॉड जाने से पहले मैंने एक मेल फ्रेंड भी नहीं बनाया था, और जो मेरे फ्रेंड्स थे वो भी मेरे इतने क्लोज नहीं थे। मैंने तुमसे दिल से प्यार किया था रजत। ऐसा कहते हुए आरवी रोए जा रही थी। सुबह हो चुकी थी और खनक सारी तैयारियों में लगी हुई थी। उसने श्रेया, ओजस्य, आर्यन, लकी, तन्वी और स्वीटी, अगस्त्य और विवान को भी इनवाइट कर रखा था। वहीं युवान भागते हुए खनक के आसपास घूम रहा था और खनक उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा रही थी। आज युवान भी स्कूल नहीं जाने वाला था और अचिंत्य भी ऑफिस नहीं गया था, क्योंकि आज आरवी की शादी थी। और शालिनी जी भी बहुत खुश लग रही थी क्योंकि वात्सल्य बहुत ही अच्छा लड़का था। लेकिन न जाने क्यों शालिनी जी बहुत ज्यादा घबरा रही थी। वो उठकर जल्दी से आरवी के रूम में गई, लेकिन आरवी दरवाजा ही नहीं खोल रही थी। तो शालिनी जी ने सोचा कि अगर वो अचिंत्य को बताएगी तो वो फिर से गुस्सा करेगा। इसीलिए उन्होंने खुद से मास्टर की ली और दरवाजा खोल लिया। सामने देखकर वो हैरान थी, क्योंकि सामने फिर से आरवी गायब थी। आरवी एक बार फिर से गायब थी, लेकिन अचिंत्य को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। और वैसे भी आज अचिंत्य बहुत ज्यादा बिजी था। खनक ने उसे बताया कि आरवी दिन भर घर में रहने वाली थी और बारात आने के बाद ही आरवी बाहर आएगी, क्योंकि आज के दिन दुल्हन को जल्दी नजर लग जाती है। इसीलिए अचिंत्य ने इतना ध्यान नहीं दिया। वो तो सारी तैयारियों में लगा हुआ था। वैसे भी अचिंत्य की इकलौती बहन की शादी थी, जिसकी शादी वात्सल्य वशिष्ठ से हो रही थी। और ये इतनी छोटी मोटी बात नहीं थी। शहर के जाने माने बिजनेसमैन, बहुत सारे मॉडल और क्रिकेटर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, यहाँ तक कि गैंगस्टर्स भी उस शादी में शामिल होने वाले थे। ये पहली शादी थी जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के लोग आने वाले थे। और रेपुटेशन तो सबकी होती है, चाहे वो एक गैंगस्टर हो या फिर एक बिजनेसमैन हो। और यहाँ तो अचिंत्य दोनों टाइप का था। पर न जाने कैसे खनक के मामले में उसका दिल बहुत ही सॉफ्ट हो गया था। इधर शालिनी जी परेशान थी। वो जल्दी से खनक के पास आई और उसे देखते हुए बोली, खनक बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुनकर खनक ने एक नजर सारे डिशेस को देखा और फिर एक कुक को लिस्ट पकड़ाकर जल्दी से एक साइड में आई और शालिनी जी का हाथ पकड़ते हुए बोली, माँ आप टेंशन मत लीजिए, सारी अरेंजमेंट्स ठीक से हो जाएगी। आप बस युवान पर ध्यान देते रहिएगा, बाकी सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगी। और वैसे भी कुछ टाइम में दी, तन्वी और श्रेया भी आ जाएंगे। ये सुनकर शालिनी जी ने जल्दी से खनक का हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटा बात वो नहीं है। ये सुनकर खनक ने पलटकर शालिनी जी को देखा, जो कि बहुत ज्यादा परेशान थी। उन्हें इतना परेशान देखकर खनक की आंखें छोटी हो गई और वो बोली, माँ मुझे नहीं लगता कि आप शादी की तैयारियों को लेकर इतना टेंशन में हो। आखिर बात क्या है? ये सुनकर शालिनी जी ने नजरें नीचे कर ली और कहा, आरवी फिर से गायब है। ये सुनकर खनक 2 कदम पीछे हो गई और वो बोली, माँ आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? ये सुनकर शालिनी जी ने हाँ में सर हिला दिया और बोली, बेटा हमें ही मैनेज करना होगा। कुछ भी कर पर यह बात अचिंत्य तक नहीं पहुंचनी चाहिए।
तुझे पता है ना कि उसका गुस्सा कितना ज्यादा होता है, और अगर उसे पता चल गया तो इस बार वो आरवी को नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर खनक ने अचिंत्य की तरफ देखा, जो कि खुद मंडप में तैयारी कर रहा था। ये देखकर खनक की आंखों में आंसू आ गए और उसने झट से शालिनी जी का हाथ पकड़ा और बोली, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आरवी को लेकर ही आऊंगी, बस आप यहाँ पर मैनेज कर लेना। ये सुनकर शालिनी जी घबरा कर बोली, लेकिन कैसे? तो खनक अपनी आंखों से अचिंत्य की तरफ इशारा करते हुए बोली, उनकी बीवी हूं तो इतना तो आइडिया हो ही गया है, बस आप कैसे भी करके यहाँ सब मैनेज कर लेना। ऐसा कहते हुए खनक वहां से जाने लगी, लेकिन फिर से वो लौटकर शालिनी जी के पास आई और बोली, माँ, युवान पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। उसने इतना ही कहा था कि तभी शालिनी जी ने उसके गले पर हाथ रखा और बोली, सबसे ज्यादा अपने बेटे की ही टेंशन है तुझे, तुझसे और तेरे बेटे से ज्यादा मुझे टेंशन अपने बेटे की है। ये सुनकर खनक मुस्कुरा दी और भागते हुए अचिंत्य के पास आई और उसे देखते हुए बोली, वो एक्चुअली कुछ काम है, बाहर मार्केटिंग करनी है और वो मैं किसी सर्वेंट पर नहीं छोड़ सकती, तो मुझे जाना होगा प्लीज। ये सुनकर अचिंत्य ने झट से उसकी कमर को पकड़ा और उसे देखते हुए कहा, तो अकेले जा रही हो, वो भी आज के दिन? खनक अचिंत्य को देखते हुए बोली, ड्राइवर को लेकर जा रही हूँ और 1-2 गार्ड्स भी रहेंगे, तो आप परेशान मत होइए। ये सुनकर अचिंत्य ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ और कस दी और उसे देखते हुए कहा, नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता, इसीलिए मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। ऐसा कहते हुए अचिंत्य भी खनक के साथ जाने की जिद करने लगा। ये देखकर तो खनक और परेशान हो गई। उसने अचिंत्य का हाथ पकड़ लिया और बोली, आपकी बहन की शादी है, आप भूल रहे हैं, आपको यहाँ पर अरेंजमेंट्स देखनी है और मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी, प्लीज मेरी बात मान जाइए। ये सुनकर अचिंत्य ने पहले आसपास देखा तो सब अपने अपने काम में बिजी थे और शालिनी जी शायद से किचन की तरफ गई थी। तो अचिंत्य ने झट से अपने होठों पर उंगली रखी और कहा, कुछ देकर जाओ तो शायद कंट्रोल करना आसान हो जाए। ये सुनकर खनक की भी आंखें छोटी हो गई और वो बोली, शर्म नहीं आती आपको? कहां पर खड़े हैं, किसके साथ है, ये सब बिल्कुल नहीं सोच सकते ना आप। ये तो सोचिए कि यहाँ पर आपकी बहन की शादी की तैयारियां चल रही है और इतने सारे वर्कर्स हैं, डेकोरेट करने वाले हैं, सब यहीं पर हैं और आपको किस करना है। ये सुनकर अचिंत्य ने भी अपनी आंखें छोटी कर ली और उसे देखते हुए कहा, फिर तो नहीं जाने दूंगा, अगर अकेले जाना है तो किस करो और जाओ। ये सुनकर खनक गुस्से में चिढ़ते हुए बोली, सबके सामने? अचिंत्य ने उसकी कमर को पकड़ लिया और उसे देखते हुए कहा, किसी को मत देखो, सिर्फ मुझे देखो, यहाँ पर तुम्हें सिर्फ मैं ही दिखाई दूंगा, और वैसे भी आज तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ये सुनकर खनक ने नजरें झुका ली और बोली, ओके। उसे आरवी को ढूंढने जाना था, नहीं तो अचिंत्य उसे कितना भी परेशान करता। खनक ऐसे सबके सामने उसे किस नहीं करती। उसने धीरे से अपने होठों को बढ़ाया और अचिंत्य के होठों को छू लिया। वो दूर हो रही थी, तभी अचिंत्य ने उसके कमर को और कसकर पकड़ा और उसकी गर्दन पर हाथ रख दिया और जबरदस्ती उसके होठों पर किस करने लगा। दोनों एक दूसरे को किस कर ही रहे थे कि तभी एकदम से मंडप के पास युवान आ गया और चिल्लाते हुए बोला, दादी जल्दी आओ, देखो ना डैड क्या कर रहे हैं, वो भी जबरदस्ती। ये सुनकर खनक जल्दी से पीछे होने लगी और सारे वर्कर्स खनक और अचिंत्य को देखने लगे। अचिंत्य ने सबको देखा और फिर युवान को देखने लगा। वहीं खनक वहां से निकलकर जल्दी से बाहर की तरफ भाग गई। शालिनी जी ने युवान की आवाज सुनी तो भागते हुए लिविंग एरिया की तरफ आई तो देखा अचिंत्य वैसे ही खड़ा था और युवान गुस्से में उसे घूर रहा था। दोनों को इस तरह से देखकर शालिनी जी कंफ्यूज हो गई। वहीं खनक जल्दी से भागते हुए बाहर आई और कार में बैठ गई और ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोली, जल्दी से मयूर अपार्टमेंट की तरफ लेकर चलिए। ये सुनकर ड्राइवर ने हाँ में सर हिला दिया। वहीं खनक की कार के पीछे कुछ गार्ड्स की भी कार लगी हुई थी, लेकिन खनक को तो उन गार्ड से ही पीछा छुड़ाना था। वो अकेले ही वहां पर जाना चाहती थी, इसीलिए उसने ड्राइवर से कहकर बार बार इधर उधर कार घुमवाई, जिससे गार्ड भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। खनक जल्दी से मयूर अपार्टमेंट की तरफ आई और उसे देखते हुए बोली, आई थिंक विवान यहाँ पर भी कभी कभी आता है और एक बार विवान से बात करती हूँ, उसके बाद आरवी को कहीं और ढूंढ लूंगी। ऐसा कहते हुए वो जल्दी से अपार्टमेंट में गई तो देखा विवान वहां पर नहीं था। ये देखकर खनक बहुत ज्यादा परेशान हो गई। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से सबके सब रेस्टोरेंट में खड़े हुए थे। आरवी और आर्यन दूसरे टेबल पर बैठे हुए थे और अपने चेहरे को मास्क से कवर किया हुआ था। वहीं विवान अति के सामने खड़ा था। उसने अति को देखा और कहा, अब तो सब कुछ तुम्हारा हो गया है, तो चलो ना आज ही शादी कर लेते हैं। वैसे भी मैंने पता लगाया है कि आज बहुत लोगों की शादी है, आज का मुहूर्त बहुत अच्छा है, तो चलो ना। ऐसा कहते हुए उसने
अति का हाथ पकड़ लिया तो अति उसे देखते हुए बोली, और वो मैं कह रही थी कि आज ही शादी करना जरूरी है क्या? तो विवान उसे देखते हुए बोला, देखो जो तुमने कहा मैंने कर दिया, तो अब चलो चुपचाप शादी करनी है। ये सुनकर अति ने जल्दी से अपना हाथ छुड़ा लिया और विवान को देखते हुए बोली, देखो प्रिंस, तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई शादी वादी नहीं करनी है। ये सुनकर विवान अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुमने ही तो कहा था कि प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर होगी तो तुम शादी करोगी। ये सुनकर अति पलट कर बोली, कैसी प्रॉपर्टी? मुझे तुमसे कोई शादी वादी नहीं करनी। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ, समझ में आया ना? तुम ही मेरे पीछे पागलों की तरह भागते हुए आए हो। ऐसा कहते हुए अति जाने लगी तो विवान ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और उसे देखते हुए कहा, तुमने मेरी प्रॉपर्टी ली है, इसीलिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और मेरी पत्नी बनकर ही रहना होगा। ऐसा कहते हुए उसने जबरदस्ती अति का हाथ पकड़ लिया तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगे और बाकी सब लोगों को वहां पर बुला लिया। सारे आदमी वहां पर रेस्टोरेंट में इकट्ठा हो गए थे। फिर उसने एकदम से विवान को देखा और बोली, देखिए ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं और जबरदस्ती मुझे शादी करने के लिए कह रहे हैं, प्लीज मुझे बचा लीजिए। ऐसा कहते हुए अति ने मुंह बना लिया था तो सारे आदमी विवान को देखकर चिल्ला रहे थे। कुछ आदमी तो उससे लड़ाई करने भी आ गए थे। तभी एकदम से विवान सबके सामने खड़ा हुआ और बोला, जस्ट अ मिनट। ऐसा कहते हुए उसने सामने से पुलिस को बुलाया और फिर उसे देखते हुए कहा, ये लीजिए, आपको प्रूफ चाहिए था ना? ये सुनकर अति की आंखें बड़ी हो गई और वो बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? वहां पर सारे आदमी खड़े थे और वो भी हैरान परेशान थे। उसे देखकर अति ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और कहा, विवान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अति के सवाल पर क्या कहेगा विवान? क्या होगा जब आरवी के भागने की खबर अचिंत्य तक पहुंचेगी? जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्टलेस लवर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अति की बात सुनकर विवान मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ मैं। क्यों, कैसा लग रहा है मेरा चीज करना तुम्हें? दूसरों के साथ करने में तो बहुत मजा आता है, आज जब खुद के साथ हुआ तो मजा आया। ये सुनकर अति एकदम से पुलिस वालों को देखते हुए बोली, देखा ना, ये मुझे चीट कर रहा था। तभी एकदम से विवान ने अपना फोन बाहर निकाला। उसमें अब तक अति ने जितना सब कुछ कहा था कि उसे पैसों की जरूरत है और जितने सारे आदमी उसने फालतू में लगाए थे और वो किराएदार, सबका स्टेटमेंट था कि अति ने ही प्रिंस को फंसाने के लिए ये सब किया था। उसके बाद जल्दी से आर्यन सामने आया और आरवी भी आई। आर्यन ने अति को देखते हुए कहा, मैंने तो तुमसे बहुत प्यार किया था, लेकिन आज तुम्हारा सच सामने आने के बाद मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये सुनकर अति उसे देखे जा रही थी। फिर आर्यन ने पुलिस को देखते हुए कहा, इसने विवान के साथ और प्रिंस के साथ ही नहीं बल्कि मेरे साथ भी धोखा किया है और ना जाने ऐसे कितने सारे लोगों के साथ इसने ऐसा किया है। ये सुनकर विवान ने जल्दी से फोन के सारे वीडियोस पुलिस को सेंड कर दिए और कहा, इसमें सारे प्रूफ है, जो भी आपको चाहिए, बस इसकी सच्चाई आर्यन के सामने लेकर आनी थी, सो लेकर आ गया मैं। ऐसा कहते हुए उसने अति को ले जाने का इशारा किया। वहीं अति ने गुस्से में तीनों को देखा और बोली, तुम तीनों को देख लूंगी। आरवी ने मुस्कुरा कर कहा, ऑलवेज, हम यहीं पर हैं। फिर क्या था, पुलिस अति को लेकर वहां से निकल गई। अति को पुलिस लेकर जा चुकी थी। तभी आरवी ने सबको देखा और बोली, मुझे जाना होगा। तो विवान ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हारी शादी है ना? आरवी ने हाँ में सर हिला दिया और जल्दी से वहां से निकल गई। उसके जाते ही आर्यन ने विवान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, यार मुझे भी इसकी शादी में इनवाइट किया गया है तो मुझे भी जाना पड़ेगा। ये सुनकर विवान ने भी जल्दी से हाँ में सर हिला दिया और वो भी जल्दी से अपनी कार में आ गया। उसने स्टीयरिंग पर अपना हाथ रखा था और फिर उसने अपना हाथ कसकर स्टीयरिंग पर मारा और गुस्सा करते हुए कहा, अब तो अति की भी सच्चाई सबके सामने आ गई। सब कुछ ठीक हो गया और आरवी की भी शादी हो रही है। आर्यन भी अब ठीक है, तो मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अब सब कुछ ठीक है ना, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सब कुछ बर्बाद कर दूं? ऐसा कहते हुए विवान खुद पर गुस्सा कर रहा था। फिर उसने सामने देखा तो उसकी कार में आरवी की शादी का कार्ड था, जिसमें आरवी और वात्सल्य का नाम बहुत ही यूनिक तरीके से लिखा गया था। ये देखकर विवान गुस्से में वो कार्ड फाड़कर फेंक दिया और बोला, नहीं जाना है मुझे किसी की शादी में। आरवी को शादी करनी है ना तो करे, पर मुझे नहीं जाना उसकी शादी में। मैं जा रहा हूँ अपने फ्लैट पर। ऐसा कहते हुए वो वहां से जाने लगा।
वो निकल ही रहा था कि तभी उसकी नजर रोड के एक कॉर्नर पर गई, जहां पर आरवी परेशान सी बैठी हुई थी और उसके साथ उसका एक बैग भी था। शायद वो किसी का इंतजार कर रही थी। ये देखकर विवान की आंखें छोटी हो गई। तभी एकदम से उसके सामने एक कैब आ गई। अब तो विवान का दिमाग और ज्यादा खराब हो रहा था। वो ये सोच रहा था कि आरवी ने तो कहा था कि उसकी शादी है और वो अपनी शादी में जा रही थी, तो अचानक से वो कहाँ जाने लगी। तो विवान ने आरवी का पीछा करने की कोशिश की। कुछ ही वक्त में आरवी एक प्लेटफॉर्म पर थी। वो एक ट्रेन का वेट कर रही थी कि तभी एकदम से ट्रेन आ गई, तो आरवी उसमें जाने लगी कि विवान उसके सामने आ गया। उसे देखकर आरवी हैरान हो गई और बोली, व्हाट हैपेंड? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम जाओ ना यहाँ से। उसकी बात का जवाब देते हुए विवान ने कहा, ये तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारा घर जाना जरूरी है, आज तो तुम्हारी शादी है ना? ये सुनकर आरवी ने अपना हाथ झटक कर विवान से खुद को छुड़ाते हुए कहा, मैंने हेल्प कर दी, अब तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग। मैं चाहे जो करूं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये सुनकर विवान ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया और उसे देखते हुए कहा, सच में आरवी, इतने दिनों में हम दोस्त भी नहीं बन पाए क्या? क्या तुमने मुझे इतना खुदगर्ज समझ रखा है? तुम बताओ तो सही, प्रॉब्लम क्या है? आरवी गुस्से में रोते हुए बोली, नहीं करनी है मुझे ये शादी। मैं अपने आप को कितना भी समझा लूं कि धीरे धीरे मैं सब कुछ संभाल लूंगी, ये रिश्ता अपना लूंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। मुझे नहीं करनी है वात्सल्य वशिष्ठ से शादी। ये सुनकर विवान आरवी को देखे जा रहा था। आरवी फिर से जाने लगी। तभी विवान ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, इसका कोई तो सोल्यूशन होगा ना? आरवी ने सिर ना में हिलाते हुए कहा, आज की शादी टल जाए, उसके बाद भाई बहुत गुस्सा करेंगे, इसीलिए यहाँ से जा रही हूँ। और जब भाई का गुस्सा शांत हो जाएगा तो शायद भाई मुझे माफ कर दे। तो विवान ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया और उसे देखते हुए कहा, और जो तुम्हारे भाई की इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाएगी। आरवी अपना हाथ झटक कर गुस्से में बोली, तो क्या करूं? कर लूं उस वात्सल्य वशिष्ठ से शादी, जिसे मैं थोड़ा सा भी पसंद नहीं करती, जिसे जानती भी नहीं हूं? मुझे नहीं करनी है ये शादी। ऐसा कहते हुए आरवी एक और बार ट्रेन की तरफ बढ़ गई। वो जाते उसके पहले ही विवान ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर से उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, आरवी, इट्स रॉन्ग, मेरी बात समझने की कोशिश करो, वापस चलो। मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर नहीं जाऊंगा। तुम्हारी शादी उस वात्सल्य से नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। अगर तुम ऐसे चली गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सुनकर आरवी परेशान होते हुए बोली, तो मैं क्या करूं? विवान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर जल्दी से बाहर आया और अपनी कार में बैठकर आरवी को लेकर वहां से चला गया। इधर सब आरवी के लिए परेशान थे। अब तो शालिनी जी और ज्यादा परेशान हो गई थी। कनक गायब थी और शालिनी जी के साथ अचिंत्य भी अब परेशान हो गया था, क्योंकि अब उसे भी पता चल चुका था। तो उसने अपने सारे आदमी हर तरफ फैला दिए थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि आरवी को बचाने वाला खुद विवान था। उसे भी अब इन चीजों का आइडिया काफी अच्छे से था। तो विवान को पता था कि आरवी को अचिंत्य के आदमियों की नजर से कैसे बचा सकते हैं। विवान ने इस वक्त हुडी पहन रखी थी और आरवी ने भी। दोनों की आंखों पर ब्लैक ग्लासेस थे। दोनों ने ही जीन्स पहन रखा था और आरवी ने मास्क पहना था। विवान ने भी मास्क पहना था और दोनों ही एक अलग कार में जा रहे थे। अचिंत्य के आदमियों ने वहां पर कर्फ्यू भी लगवा दिया था ताकि एक एक गाड़ी की चेकिंग हो सके, कहीं पर गड़बड़ ना हो। लेकिन आरवी ने इस तरह से अपना हुलिया चेंज किया था कि कोई चाह कर भी उसे पहचान ना पाए और विवान ने उसके हाथों पर दुनिया भर के टैटू बनवा दिए थे। बारात दरवाजे पर खड़ी थी। अचिंत्य परेशान था तो वात्सल्य उतना ही खुश था। वो बार बार मंडप में बैठकर ऊपर की तरफ नजर मार रहा था कि कब आरवी आए और वात्सल्य की नजर उस पर पड़े। वहीं अचिंत्य घबरा रहा था। आज पहली बार अचिंत्य को गुस्से के साथ साथ घबराहट महसूस हो रही थी। पूरा मेंशन मेहमानों की वजह से भरा हुआ था और पंडित जी बार बार दुल्हन को बुलाने के लिए कह रहे थे। तो शालिनी जी ने अचिंत्य की तरफ देखा। वो गुस्से में भर चुका था। वो जल्दी से खड़ा हुआ और फिर वशिष्ठ जी के सामने आते हुए बोला, सॉरी मिस्टर वशिष्ठ, बट ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि मेरी बहन इसके लिए रेडी नहीं है। उसे वात्सल्य से शादी नहीं करनी है। ये सुनकर वात्सल्य खड़ा हो गया और वहीं वशिष्ठ जी गुस्से में बोले, अगर ऐसी बात थी मिस्टर शेखावत तो आपकी बहन को पहले बोलना चाहिए था। आज तक उसने कभी मुंह नहीं खोला
और आज एकदम से वो ऐसे बिहेव कर रही है। पता है ना कि ऐसे कौन करता है? लोअर क्लास के लोग, ना कि हाई क्लास के लोग। उसने इतनी गिरी हुई हरकत की है और आपको बोलने में जरा भी शर्म नहीं आ रही है? अचिंत्य ने गुस्से में घूर कर वशिष्ठ जी को देखा तो और वो चिल्लाते हुए बोले, आप मुझे ऐसे मत देखिए। आपको पता नहीं है कि आपकी बहन ने क्या किया है। अगर ये सबको पता चलता है तो सोसाइटी में हमारी क्या रेपुटेशन रह जाएगी। आपको पता है ना कि यहाँ पर कैसे कैसे लोग आए हुए हैं और उसके बाद भी आप ऐसा कह रहे हैं। वही स्वीटी के साथ आर्यन, लकी, तन्वी, श्रेया, ओजस्वी, ओजस्वी और अगस्त्य सबके सब खड़े होकर हैरान होकर ये सब देख रहे थे। एक तो खनक कब से गायब थी। स्वीटी खनक को ढूंढने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे कोई भी खनक के बारे में नहीं बता रहा था और ऊपर से ये अलग बवाल। वात्सल्य खड़ा हो गया और वशिष्ठ जी का हाथ पकड़ते हुए बोला, डैड डैड प्लीज, यहाँ तमाशा करने से कुछ भी नहीं होगा और ऊपर से मेरी सारी डील्स क्रैक होने वाली है। अगर ये बात बाहर आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम फिलहाल के लिए कुछ भी कह देते हैं और यहाँ से निकलते हैं। प्लीज, तमाशा करने से कुछ नहीं होने वाला। ये सुनकर वशिष्ठ जी कुछ कहते उसके पहले ही वात्सल्य खड़ा हुआ और सबको देखते हुए बोला, सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन, एक्चुअली एक डील के सिलसिले में मेरी एक मीटिंग है और मैं उसमें देर नहीं कर सकता, इसीलिए भी फिलहाल के लिए शादी पोस्टपोन की जा रही है। सॉरी। ऐसा कहते हुए वो जल्दी से वहां से निकल गया। वही सब आपस में बातें बना रहे थे। अपनी वेडिंग रोक रहे एक डील के लिए? कैसे लोग हैं? वात्सल्य नहीं चाहता था कि आरवी की बदनामी हो, बस इसीलिए ही उसने सारा कुछ अपने ऊपर ले लिया। वहीं वशिष्ठ जी का बस चलता तो वो आज अचिंत्य और आरवी दोनों को ही बेइज्जत करके रख देते। दोनों की रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते और वात्सल्य ये नहीं चाहता था। ना जाने क्यों वात्सल्य के दिल में आरवी के लिए एक अलग जगह थी। वो वहां से निकल चुका था। उसके पीछे ही वशिष्ठ जी भी गुस्से में वहां से निकल गए थे। अचिंत्य ने लकी की तरफ देखा तो लकी ने वहां से सारे मेहमानों को जाने के लिए कह दिया। अब पूरा मेंशन खाली हो चुका था और अचिंत्य को गुस्सा आ रहा था। उसने अगस्त्य की तरफ देखा और कहा, वेयर इज योर ब्रो? ये देखकर अगस्त्य ने अचिंत्य के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, देखो अचिंत्य, मुझे पता है कि आरवी गायब है और तुम परेशान हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम मेरे भाई को कुछ भी कहोगे। उसे आरवी के बारे में कुछ नहीं पता और वो आरवी के बारे में जानकर क्या करेगा। ये सुनकर अचिंत्य ने शालिनी जी को देखा और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, बताइए इन्हें कि आखिर मैं इसके भाई का नाम क्यों ले रहा हूँ। शालिनी जी परेशान थी, तभी स्वीटी जल्दी से बोली, क्या बात है आंटी, आप कुछ तो बोलिए। तो शालिनी जी नजरें झुकाकर बोली, पिछले कई दिनों से उसके एंगेजमेंट के दिन, उसकी हल्दी के दिन, उसकी मेहंदी के दिन आरवी गायब हो जाती थी और विवान के साथ ही मिलती थी। जब जब विवान के साथ उसे पकड़ा जाता था और विवान को लगता था कि अचिंत्य के आदमियों ने आरवी को उसके साथ देख लिया है तो वो खुद आरवी को लेकर यहाँ पर आ जाता था। लेकिन आज अचिंत्य के आदमियों ने आरवी को विवान के साथ नहीं देखा, इसीलिए वो आरवी को लेकर गायब हो गया है और मुझे भी यही लगता है। ये सुनकर स्वीटी हैरान और परेशान थी। तभी एकदम से अचिंत्य के फोन पर एक मैसेज आया। उसने वीडियो ऑन करके देखा तो उसके होश उड़ गए थे। आखिर वीडियो में ऐसा क्या था जिसे देखकर अचिंत्य के होश उड़ गए और कहाँ है विवान और आरवी, जानने के लिए सुनते रहिए। अचिंत्य ने झट से वीडियो अगस्त्य की तरफ किया। वीडियो देखकर सब हैरान थे और अचिंत्य गुस्से में तिलमिला रहा था। उसने शालिनी जी की तरफ देखा और कहा, कर लिया आपकी बेटी ने शादी? ये सुनकर शालिनी जी की आंखों में आंसू आ गए। वही अगस्त्य भी हैरान था और स्वीटी के होठों पर एक मुस्कान थी। वीडियो क्लिप में विवान और आरवी एक दूसरे से शादी कर रहे थे। दोनों की ही कोर्ट मैरिज हुई थी। ये देखकर अचिंत्य का माथा ही फिर गया। उसने अगस्त्य की तरफ देखा और उसका गला पकड़ते हुए कहा था ना मैंने कि तुम्हारा भाई लेकर गया है मेरी बहन को। ये सुनकर अगस्त्य ने उसका हाथ झटक दिया और उसे देखते हुए कहा, तो तुम्हारी बहन दूध पीती बच्ची नहीं है कि उसे मेरा भाई लेकर चला गया, और मेरा भाई इतना गिरा हुआ नहीं है कि उसे किडनैप करेगा। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है और ये क्लियर दिख रहा है कि तुम्हारी बहन खुद मेरे भाई से शादी कर रही है। अगर उसे मेरे भाई से शादी करनी ही थी तो पहले इतना नाटक क्यों किया? ये सुनकर अचिंत्य गुस्से में बोला, तुम्हारे भाई ने शादी के लिए मना किया था, वरना मेरी बहन तो जहां मैं कहता वहां पर शादी करती। ये सुनकर स्वीटी गुस्से में बोली, वो तो नजर आ रहा है, यहाँ बारात दरवाजे पर खड़ी है और वहां पर मैडम भाग गई है। अब तो शालिनी जी आगे आई और
स्वीटी को देखते हुए बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग शांत रहो, फिलहाल हमें उनसे बात करनी होगी। ये सुनकर अचिंत्य ने गन उठा लिया और उसे लोड करते हुए कहा, अब कोई बात नहीं होगी, अब सिर्फ मौतें होंगी। ऐसा कहते हुए अचिंत्य वहां से निकल गया। वहीं शालिनी जी ये सब देखकर परेशान हो गई। वहीं स्वीटी ने अगस्त्य को कसकर पकड़ लिया और उसे देखते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे विवान भैया अपने सामने सही सलामत चाहिए, इसीलिए जाओ जल्दी से। ये सुनकर अगस्त्य ने स्वीटी को देखा और कहा, चंचल का ख्याल रखना, मैं जाता हूँ। ऐसा कहते हुए वो जल्दी से निकल गया। वहीं लकी तो पहले ही जा चुका था, पर तन्वी और श्रेया दोनों ही परेशान थी। वो जैसे भी वहां से निकला था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अचिंत्य एक बार फिर से खून खराबा करे। और वैसे भी विवान छोटी मोटी हस्ती नहीं था, वो एक तरफ से अगस्त्य का भाई था और दूसरी तरफ वो खुद में एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन था। दोनों के बिजनेस अलग अलग तरीके से चलते थे। विवान भी बहुत बड़ा आदमी था और इसे इन सब चीजों की नॉलेज है, तो उसकी मौत होना आसान नहीं है। और अगर उसकी मौत हो जाती है तो ये सब निपटना आसान नहीं होगा। और ओजस्वी ऐसे खतरे को खनक तक नहीं पहुंचने देना चाहता था। वहीं स्वीटी भी खनक और विवान दोनों के लिए परेशान थी। शालिनी जी तो यही सोच रही थी कि अब तक खनक का कोई पता क्यों नहीं चला। वहीं युवान भी अब परेशान होकर खनक को ढूंढ रहा था। वो जल्दी से शालिनी जी के पास आया और उन्हें देखते हुए बोला, मम्मा कहीं नजर नहीं आ रही है दादी, प्लीज बताओ ना मम्मा कहाँ है। ये सुनकर शालिनी जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उन्होंने जल्दी से स्वीटी को युवान को संभालने का इशारा किया। तो स्वीटी समझ गई कि शायद खनक घर में नहीं थी, इसीलिए उसने जल्दी से युवान का हाथ पकड़ लिया और बोली, आप मासी के पास आओगे तो मासी बताएगी कि मम्मा किधर गई है। मम्मा ना आज आपके लिए एक सरप्राइज लेने गई है। ये सुनकर युवान की आंखें छोटी हो गई और वो बोला, मुझे बस मेरी मम्मा चाहिए, कोई सरप्राइज नहीं चाहिए युवान को, मम्मा को बुलाओ जल्दी से। ऐसा कहते हुए युवान जिद कर रहा था तो स्वीटी ने शालिनी जी को देखा और फोन लगाने का इशारा किया। ये सुनकर शालिनी जी ने भी जल्दी से हाँ में सर हिला दिया और जल्दी से रूम में गई। शालिनी जी जल्दी से रूम में आई और खनक को कॉल किया तो खनक ने जल्दी से कॉल रिसीव किया और बोली, हाँ माँ कहिए ना। शालिनी जी सामने से बोली, बेटा बहुत गड़बड़ हो गई है, अभी तक आरवी नहीं मिली और यहाँ पर अचिंत्य के पास एक वीडियो क्लिप आई है जिसमें आरवी और विवान शादी कर रहे हैं और वो यहाँ से गन लेकर निकला है। अचिंत्य का माथा सनक गया है, वो कुछ भी कर सकता है, बेटा कुछ कर। ये सुनकर खनक की आंखें बड़ी हो गई और वो जल्दी से बोली, पर माँ वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये सुनकर शालिनी जी जल्दी से बोली, मुझे नहीं पता कि वो किसे क्या करेगा, पर मुझे इतना पता है कि वो इस शादी को ऑफिशियली सबके सामने एक्सेप्ट नहीं करेगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। ये सुनकर खनक जल्दी से शालिनी जी को समझाते हुए बोली, माँ टेंशन मत लो, मैं कुछ करती हूँ, मैं उन्हें ये गलती हरगिज नहीं करने दूंगी। इतना कहकर खनक ने जल्दी से कॉल कट कर दिया। खनक परेशान हो गई, तभी उसके पीछे से आवाज आई, क्या हुआ भाभी। उसने पलट कर देखा तो विवान और आरवी उसके सामने थे। वो परेशान होते हुए बोली, मैंने तुम दोनों की शादी तो करा दी, लेकिन अब अचिंत्य बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं और वो ये शादी ऑफिशियली अनाउंस भी नहीं होने देंगे। मतलब कि हम खुद नहीं चाहते थे कि ये शादी अनऑफिशियली अनाउंस हो, लेकिन ये सुनकर विवान कंफ्यूज होकर बोला, बट क्या। तो खनक कुछ सोचते हुए बोली, अचिंत्य को रोकना इतना आसान नहीं है, हमें कुछ और सोचना होगा। ये सब सोचते हुए खनक इधर उधर देख रही थी। तभी उसके दिमाग में अचानक से कोई आइडिया आया जिससे उसकी आंखें चमक गई और उसने आरवी और विवान को देखा और बोली, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब अचिंत्य चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहते हुए खनक मुस्कुरा रही थी। वहीं विवान और आरवी अभी तक कंफ्यूज थे। वो ये सोच रहे थे कि आखिर खनक के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन खनक के दिमाग में तो कुछ खुराफाती चल रही थी। यहाँ तो ये हाल था, वहीं स्वीटी जल्दी से अगस्त्य विला आ गई थी। अगस्त्य विला में इस वक्त गायत्री जी लिविंग एरिया में थी। उन्हें तो इस कांड के बारे में कुछ पता ही नहीं था और स्वीटी चाहती भी नहीं थी कि गायत्री जी को कुछ पता चले, क्योंकि वो जानती थी कि वो परेशान हो जाएंगी और वो गायत्री जी को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो पहले से ही मीरा की वजह से हमेशा टेंशन में रहती थी। अब जाकर थोड़ा बहुत कुछ ठीक हुआ था। भले ही मीरा त्रिपाठी हाउस नहीं गई थी, लेकिन फिर भी अब सबके बीच में सब ठीक था।
मीरा लिविंग एरिया में नहीं थी, लेकिन स्वीटी का दिमाग तो बस गायत्री जी के लिए चल रहा था। उसने जल्दी से चंचल को गायत्री जी के पास जाने के लिए कहा। वो पलटी ही थी कि तभी सामने देखकर वो हैरान हो गई, क्योंकि राहुल उसके सामने खड़ा था। राहुल को देखकर स्वीटी जल्दी से उसके पास आई और उसे देखते हुए बोली, आप यहाँ पर? राहुल ने इधर उधर देखा और कहा, अगस्त्य नहीं है क्या? तो स्वीटी ने जल्दी से नाम में सर हिला दिया। तो राहुल बोला, प्लीज स्वीटी, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, एक बार मुझे मीरा से मिलने देना प्लीज। मैं एक बार उससे मिल लूंगा ना तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। बहुत वक्त हो गया है, उससे ढंग से बात भी नहीं हुई है। ये सुनकर स्वीटी के होठों पर एक मुस्कान आ गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से राहुल को देखा और बोली, दीदी अपने रूम में है, आप जाकर मिल लीजिए, लेकिन अगस्त्य के आने से पहले मिल लीजिएगा। ये सुनकर राहुल ने हाँ में सर हिला दिया और भागते हुए मीरा के रूम की तरफ गया। मीरा रूम में फोन चला रही थी और फोन में वो राहुल की तस्वीर देख रही थी और बार बार राहुल की तस्वीर पर अपने हाथ फेर रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वो राहुल से मिलना तो चाहती थी, लेकिन उसका ईगो उसके सामने आ रहा था और वो बार बार यही सोच रही थी कि राहुल ने उससे ये सारी बातें छुपाई ही क्यों? क्या उसे उस पर जरा सा भी भरोसा नहीं था? वो यही सब सोच रही थी कि तभी उसके पीछे से आवाज आई, इतना प्यार करती हो तो मान क्यों नहीं जाती? ये सुनकर मीरा की आंखें बड़ी हो गई। उसने पलट कर देखा तो उसके बेड के पास राहुल खड़ा था। राहुल को देखकर मीरा ने जल्दी से फोन पलट दिया और ब्लैंकेट से खुद को कवर करते हुए बोली, आप यहाँ पर अचानक कैसे? अगर अगस्त्य ने... उसने इतना ही कहा था कि राहुल उसके बगल में आकर बैठ गया। मीरा ने इस वक्त नॉर्मल स्लीवलेस गाउन पहन रखा था, इसीलिए वो थोड़ा सा शर्मा रही थी। वो इस वक्त राहुल से थोड़ा दूर ही रहना चाहती थी। बस उसे राहुल से नाराज रहना था। उसका दिल नाराज रहना नहीं चाहता था, लेकिन मीरा जानबूझकर राहुल से नाराज हो रही थी। उसे इस तरह से देखकर राहुल ने अपना हाथ मीरा की तरफ बढ़ाया तो मीरा ने अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लिया और बोली, क्या बात करनी है जल्दी से कहिए और जाइए यहाँ से। ये सुनकर राहुल उसे देखते हुए बोला, हमारा प्यार इतना कमजोर है क्या? ये सुनकर मीरा ने पलटकर राहुल को देखा और बोली, ये बात मैं आपसे पूछूं तो इतना कमजोर था मेरा प्यार कि आपने जेनी की इतनी बड़ी बात मुझसे छिपा ली? एक बार कहकर तो देखा होता आपने। अगर आपका साथ छोड़ देती तो कहते, मैंने तो कहा था ना कि हर हाल में आपका साथ दूंगी, तो फिर आपने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? ये सुनकर राहुल ने झट से मीरा को अपने गले से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, मीरा मेरी बात समझने की कोशिश करो मीरा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और पता है जिससे बहुत प्यार करते हैं ना उसे खोने से बहुत डर लगता है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, बस इसीलिए मैंने ये सब तुमसे नहीं कहा। मीरा ने झट से राहुल को खुद से दूर कर दिया और बोली, हाँ मैंने सुन लिया है, आप प्लीज यहाँ से जाइए। ऐसा कहकर मीरा ने नजरें फेर ली। वहीं राहुल उसके पास बैठ गया और बोला, लेकिन आज नहीं जा सकता क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे मेरी पत्नी की जरूरत है। ये सुनकर मीरा ने उसे देखा तो राहुल उसके पास आने के लिए उससे रिक्वेस्ट कर रहा था। ये देखकर मीरा ने नजर फेर ली। वहीं राहुल उसे बस देखे जा रहा था। यहाँ तो ये हाल था, वहीं दूसरी तरफ विवान और आरवी दोनों ही वहां से निकल रहे थे। तभी एकदम से अचिंत्य दोनों के सामने आ गया और उसके गार्ड्स ने भी उसे घेर कर रखा था। ये देखकर विवान थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन उसने झट से आरवी का हाथ पकड़ लिया। अचिंत्य ने दोनों को देखा और फिर अपनी गन लोड करने लगा और कहा, शादी करनी है ना तुम दोनों को? तुम्हें अभी बताता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने अपनी गन को अच्छे से लोड किया और उन दोनों के ऊपर पॉइंट करने ही वाला था कि तभी एकदम से वहां पर बहुत सारे लोगों की आवाजें आने लगी। ये देखकर सब हैरान हो गए। अचिंत्य ने पलटकर देखा तो वहां पर पूरी मीडिया की टीम खड़ी थी। ये देखकर अचिंत्य के होश उड़ गए थे। मीडिया के सारे रिपोर्टर्स भागते हुए आरवी और विवान के पास आए और उनकी तरफ माइक करते हुए बोले, आपने ऐसे अचानक शादी क्यों की? आरवी की शादी तो वात्सल्य वशिष्ठ के साथ होने वाली थी ना, तो फिर ये सब क्या है? ऐसे कहते हुए मीडिया कई सवाल पूछ रहे थे और आरवी और विवान के पास कोई जवाब नहीं था। वहीं खनक के होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी। मीडिया वाले तरह तरह के सवाल अचिंत्य से भी पूछ रहे थे। फिर एकदम से खनक ने विवान और आरवी को पीछे खींच लिया। अब अचिंत्य पूरी मीडिया को हैंडल कर रहा था। उसने एक नजर आरवी को देखा और फिर मीडिया के सामने आ गया तो उसमें से एक रिपोर्टर अचिंत्य की तरफ माइक करते हुए बोली, तो मिस्टर शेखावत, आपकी बहन ने ऐसे चोरी छुपे शादी क्यों कर ली?
क्या सच में उनकी शादी हो चुकी है? वैसे हमने तो देखा कि उनकी शादी हो चुकी है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मीडिया वालों के सवालों का क्या जवाब देगा अचिंत्य? क्या वो आरवी और विवान की शादी को एक्सेप्ट करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए। मीडिया वालों के सवाल सुनकर अब अचिंत्य के पास कोई जवाब नहीं था। वो ऐसे ही अपनी रेपुटेशन डाउन नहीं कर सकता था। बहुत ज्यादा रेपुटेशन थी उसकी। उसने एक नजर सबको देखा और फिर एक एटीट्यूड के साथ अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, ये आपने जो भी न्यूज ओवरलुक किया है वो सब सच है। आरवी और विवान की शादी हो चुकी है और ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने चोरी छुपे शादी की है। इसके बारे में सबको पता था। और रही बात वात्सल्य वशिष्ठ से मेरी बहन की शादी की, तो वो होनी ही नहीं थी। हमने एक सरप्राइज प्लान किया था मीडिया के लिए और बाकी सबके लिए भी, क्योंकि सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे आरवी से शेखावत की शादी के लिए। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना कुछ यूनिक किया जाए। इसीलिए वहां पर वात्सल्य वशिष्ठ से शादी करना सिर्फ और सिर्फ मीडिया और बाकी लोगों के लिए था, ताकि विवान और आरवी की जो शादी की न्यूज है वो शॉकिंग न्यूज रहे। ये सुनकर एक रिपोर्टर आगे आई और बोली, सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि आपने पहले भी विवान भारद्वाज और अपनी बहन आरवी शेखावत की शादी तय की थी। ये सुनकर अचिंत्य ने हाँ में सर हिला दिया और कहा, उनकी शादी शुरू से ही तय थी और उन्हीं से होनी थी। बस ये शॉकिंग न्यूज देने के लिए ये सब किया गया था। नहीं तो मिस्टर वशिष्ठ जी बहुत अच्छे इंसान हैं और वात्सल्य वशिष्ठ बहुत अच्छा लड़का है। वो लोग इतना सब होने के बाद शांति से नहीं जाते, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये सब एक प्लान था। अचिंत्य ने फिर दूसरी तरफ देखते हुए फुल एटीट्यूड में कहा, मेरी बहन की शादी को यूनिक बनाने के लिए मैं उन लोगों का भी थैंक्स करता हूँ जिन लोगों ने मेरा इसमें साथ दिया है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आरवी और विवान की ये शॉकिंग वेडिंग आप लोगों को कैसी लगी? ये सुनकर मीडिया के सारे रिपोर्टर्स एक दूसरे को देख रहे थे और सब अचिंत्य को देखते हुए तारीफ भी कर रहे थे कि उसने क्या आइडिया चुना है। आज तक ऐसी शादी किसी की नहीं हुई जैसी इनकी हुई है। सब अचिंत्य से कुछ सवाल पूछकर वहां से निकल गए थे। अब तो अचिंत्य पलटकर विवान और आरवी को देख रहा था। उसका दिल तो कर रहा था कि वो विवान को इतना मारे कि उसका मुंह टूट जाए, लेकिन मीडिया में आने के बाद अब तो वो ये भी नहीं कर सकता था और न ही विवान को गायब करवा सकता था। वो आगे तो बढ़ा था विवान को मारने के लिए, तभी खनक उसके आगे आ गई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? मीडिया अभी बहुत दूर नहीं गई है। अगर आप ऐसी हरकत करेंगे तो सबको शक हो जाएगा, फिर इतनी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। ये सुनकर अचिंत्य ने खनक का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहा, तो ये मेरी बहन से शादी कर लेगा? इन दोनों की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसे। ये सुनकर खनक अचिंत्य को संभालते हुए बोली, भूल गए आप कि आपने मुझसे शादी कैसे की थी? हाँ, मेरी भी तो शादी ऋषभ से होने वाली थी, तो क्यों किया आपने ये सब धोखा? कम से कम इन लोगों ने आपको धोखा तो नहीं दिया है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए शादी कर ली। तो अचिंत्य गुस्से में अपने दांत को पीसते हुए बोला, जब पहले शादी तय की थी तो क्यों नहीं की? क्यों बार बार ये लोग नाटक दिखा रहे थे? इस पर खनक मुंह बनाते हुए बोली, शायद तब एहसास नहीं हुआ था। ये सुनकर अचिंत्य इस बारे में खनक को घूर कर देख रहा था, तो खनक भी अपने एटीट्यूड में बोली, आपकी बीवी हूँ और ये आंखें ना रोज देखती हूँ, नहीं डरती मैं आपसे। और क्या गलत किया है? शादी की है और इस बारे में पूरी मीडिया जान चुकी है, ठीक है ना? तो आपको ये ओवरलुक देने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर अचिंत्य ने एक नजर आरवी को देखा और गुस्से में खनक का हाथ पकड़कर उसे जल्दी से कार में ले आया। वहीं मीडिया अभी तक अचिंत्य, आरवी और विवान की तस्वीर ले रही थी। शायद ये देखना चाहती थी कि अचिंत्य अपनी इकलौती बहन की विदाई कैसे करना चाहता था, क्योंकि जब शादी इतनी यूनिक थी तो विदाई भी तो यूनिक होनी चाहिए थी। खनक उसे कार में देखते हुए बोली, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, हमें भी मीडिया को दिखाना पड़ेगा कि सब ठीक है। ये सुनकर अचिंत्य ने एक लंबी सांस ली और आरवी और विवान को अपने पीछे वाली कार में बैठने का इशारा किया। ये देखकर विवान के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने आरवी का हाथ सबके सामने पकड़ लिया और ये सारी चीज मीडिया रिकॉर्ड कर रही थी। विवान आरवी को लेकर जल्दी से कार में आया। वहीं उन सबकी कार निकल गई। तभी अगस्त्य भी जल्दी से वहां आया, लेकिन उसके आदमियों ने उसे इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि अचिंत्य आरवी और विवान को लेकर निकल गया था, तो वो भी फिर से वापस एएसएस मेंशन में आ गया। वहीं शालिनी जी की नजरें आरवी पर पड़ गई,
जिसने अपनी मांग में सिंदूर लगा रखा था और गले में मंगलसूत्र पहने रखा था, और उसके हाथों में वरमाला थी क्योंकि दोनों ने अपने गले की वरमाला अपने हाथों में ले रखी थी। विवान ने उसका हाथ पकड़ रखा था। शालिनी जी उसे ऐसे देखकर हैरान थी। उन्हें गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो इस वक्त गुस्सा करेंगी तो अचिंत्य का गुस्सा और बढ़ जाएगा, और अचिंत्य के गुस्से को कम करना था ना कि बढ़ाना था। इसीलिए उन्होंने अचिंत्य की तरफ देखा और बोली, विदाई की रस्में करनी होगी बेटा। ये सुनकर अचिंत्य अंदर जाते हुए बोला, माँ प्लीज आप कर दो, मुझे हेडेक हो रहा है, मैं नहीं आ सकता। ऐसा कहते हुए वो अंदर जाने लगा। तभी खनक उसके आगे आ गई और बोली, सामने मीडिया है, क्या जवाब देना है? ये सुनकर अचिंत्य ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपने दांतों को पीस लिया और फिर पलटकर अपने पॉकेट में हाथ डालकर बिना इमोशन के आरवी के सामने खड़ा हो गया। शालिनी जी भी जल्दी से आरवी के सामने आई और उसके सामने चावल की थाल कर दी। वहीं खनक भी अचिंत्य को लेकर उसके पीछे आ गई और उसे देखते हुए बोली, प्लीज ये चावल आपको ही लेना है, आरवी बिना पलटे फेंकेगी इसे। ये सुनकर अचिंत्य बस उसे देखे जा रहा था। खनक की बात सुनकर अचिंत्य का मन तो नहीं था, लेकिन सामने मीडिया को देखकर बनावटी मुस्कान लिए वो बोला, यस। ऐसा कहते हुए वो जल्दी से आरवी के पीछे आ गया। आरवी ने चावल की थाल से चावल अपने आंचल में लिया और उसे पीछे की तरफ फेंकने लगी, और पीछे चलते हुए अचिंत्य उसे अपने हाथों में ले रहा था। वहीं विवान के होठों पर एक मुस्कान थी, चेहरे पर सुकून था और आंखों में चमक थी। अचिंत्य का इतना सारा प्यार देखकर मीडिया भी एक दूसरे में बातें कर रही थी, पर जब भी अचिंत्य की नजरें उसे उन पर पड़ती तो वो शांत हो जाते। कुछ ही वक्त में आरवी की विदाई हो गई थी। वो बाहर कार में आई तो अगस्त्य भी खड़ा था। अब मीडिया को दिखाने के लिए अचिंत्य और अगस्त्य ने एक दूसरे को हक कर लिया और फिर हाथ मिलाकर दोनों अपने अपने रास्ते आ गए। अचिंत्य वापस एएसएस मेंशन में लौट आया। वहीं शालिनी जी की आंखों से आंसू तो गिर ही रहे थे। आखिर इकलौती बेटी थी उनकी आरवी, और वो ना ही सही से उसकी शादी कर पाई थी और ना ही उसकी विदाई कर पाई थी। आरवी ने काम ही ऐसे किए थे। वहीं अगस्त्य अपनी कार में आया और विवान और आरवी भी कार में आ गए। कुछ ही वक्त में वो लोग अगस्त्य विला के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ मीरा बार बार राहुल को खुद से दूर कर रही थी क्योंकि राहुल अब तक नहीं गया था। मीरा ने उसे गुस्से में देखा और बोली, अगर अगस्त्य आ गया ना तो छोड़ेगा नहीं आपको। ये सुनकर राहुल भी उतने ही एटीट्यूड में बोला, क्या करेगा वो? उसे पता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी और पास्ट में सबकी गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन जब से तुमसे प्यार किया है, तुमसे शादी की है, उसके बाद से मैंने किसी भी लड़की की तरफ नहीं देखा। और अगस्त्य कुछ नहीं करेगा क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुमसे ऐसे ही चोरी छिपे मिलने नहीं आया। मैंने स्वीटी से परमिशन ली है और तुम्हारी माँ से भी। उन लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं कहा है। तुमसे मिलने की परमिशन दी है तो कोई चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। मीरा, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। इतने दिन से तुम यहाँ पर पड़ी हो, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं तुमसे मिलने आया हूँ तो तुम मुझसे ढंग से बात भी नहीं कर रही हो। ये बहुत गलत बात है ना? ये सुनकर मीरा ने अपनी नजर दूसरी तरफ कर ली। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो प्रेग्नेंट थी, इसीलिए उसके मूड स्विंग्स हो जा रहे थे, लेकिन ये बात भी उसने अब तक राहुल को नहीं बताई थी। वहीं राहुल ने कसकर मीरा के बाजू को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मीरा मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज, मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। इतना वक्त हो गया हमें करीब आए, पति पत्नी है यार, कब तक अपनी डिजायर्स को अपने अंदर दबा कर रखूं? ये सुनकर मीरा उसे देखे जा रही थी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एकदम से गायत्री जी की आवाज आई, बहू आ गई मेरी। ये सुनकर मीरा को अजीब लगा तो उसने जल्दी से राहुल को वहीं बैठने का इशारा किया और भागते हुए बाहर आई तो सामने देखकर उसके होश उड़ गए। विवान और आरवी दरवाजे पर खड़े थे और गायत्री जी उनकी आरती उतार रही थी। शायद अगस्त्य ने उन्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। गायत्री जी तो खुश थी कि शायद विवान अति की यादों से बाहर आ गया था। वो तो शादी करने के लिए तैयार नहीं था और आरवी से तो उसकी पहले ही शादी तय थी और गायत्री जी को आरवी पसंद भी थी। न जाने किन कारणों से दोनों ने शादी के लिए मना कर दिया, पर कुछ भी हो, विवान ने शादी कर ली थी। बस यही सोचकर गायत्री जी बहुत ज्यादा खुश थी। वो तो आरती उतार रही थी, वहीं आरवी बस सामने देख रही थी, लेकिन विवान की नजरें रह रहकर आरवी पर जा रही थी और वो मुस्कुरा रहा था। वहीं ये सब देखकर मीरा हैरान और परेशान थी। कुछ वक्त जब मीरा बाहर से अंदर नहीं आई तो राहुल गुस्से में बोला, पता नहीं क्या देखने गई है बाहर। ऐसा कहते हुए वो भी
जल्दी से दरवाजे के पास आया, लेकिन दरवाजे के पास से ही उसने नीचे देखा तो दरवाजे के पास विवान और आरवी दोनों ही खड़े थे और दोनों की आरती उतारी जा रही थी। आरवी की मांग में सिंदूर था। ये देखकर राहुल की आंखें बड़ी हो गई। आरवी को देखकर राहुल खुद हैरान था। वहीं गायत्री जी थोड़ी सी हैरान थी लेकिन खुश थी। आरवी का स्वागत हो चुका था और गायत्री जी ने फिर स्वीटी की तरफ देखा और बोली, थोड़ी सी डेकोरेशन करवा दो और इन्हें इनके रूम में पहुंचा दो, उसके बाद मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुनकर स्वीटी ने भी हाँ में सर हिला दिया। वो समझ गई थी कि गायत्री जी को उससे क्या बात करनी थी। ये शादी अचानक से हुई थी तो ये सब रायता फैल गया था और उसे ये समेटना था। वहीं अगस्त्य का अलग गुस्सा चल रहा था। वो गुस्से में विवान को घूर कर देख रहा था। वहीं उसका गुस्सा देखकर विवान बार बार स्वीटी को इशारा कर रहा था कि वो सब कुछ संभाल ले और स्वीटी भी अपनी आंखों से इशारा कर रही थी कि वो सब कुछ संभाल लेगी, बस वो शांत रहे। क्या विवान और आरवी की शादी की वजह से अगस्त्य और अचिंती में दुश्मनी हो जाएगी? क्या सच में विवान और आरवी की शादी हुई भी है या नहीं? क्या होगा जब अगस्त्य राहुल को अपने घर में देखेगा? जानने के लिए सुनते रहिए।